गाइस, तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकलकर इंडिया के अवाम का, इंडिया के पॉलिटिशियंस का, इंडिया के नरेंद्र मोदी का, इंडिया की आर्मी का थैंक यू कर रही है गाइस। ऐसा कोई रंग नहीं, ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें पाकिस्तान जलील ना हुआ, और दुनिया का ऐसा कोई पिन कोड नहीं जहां पे ये अपनी बेइज्जती करवा के वापस पाकिस्तान ना आते हो। तो तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकल रही है और इंडिया का झंडा लहरा रही है अपने घरों के छतों पर जाकर। तो इस आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी वाली बात है कि घास खा लेंगे, बम बनाएंगे और हिंदुस्तान का ऐसी के तैसी कर देंगे। जब तक इतनी हॉस्टिलिटी यहाँ पर रहेगी, ये खित्ता जो है तरक्की नहीं कर सकता। सर वो बहुत एक अच्छा मुल्क है, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। चिकन लेने के लिए आया हूँ और सोच रहा हूँ कैसे लूँ। ठीक है, कितने रुपए किलो है भाईजान? केजी कितना? इसका रेट है 594 रुपए रेट है, और कल था 617 रुपए रेट था। 617 अभी थोड़ा कम। और बोनलेस किस तरह? बोनलेस का रेट था 800 रुपए किलो। इंडिया को रैंक 4 मिली है द मोस्ट पावरफुल कंट्री होने की हैसियत से एशिया में। आप कभी पाकिस्तानियों से लॉजिक की उम्मीद मत करिएगा कि वो अपना आप उनसे पूछ लेंगे ना कैसे, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हम जिंदा कौम हैं, हम मुसलमान हैं, हम में जज्बा है, बस यही 3 इनके डायलॉग हैं। बुरा असर हो गया। गोश्त तो आप कह रहे हैं ना, गोश्त की बात कर रहे हैं, सब्जी नहीं खरीदी जा सकती, दालें नहीं खरीदी जा सकती। बच्चे जो हैं वो, अब ये देखें कि हमारे मुल्क में, एक गांव का रहने वाला हूं मैं, अब गांव में भी आटा तक नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा नुकसान इस पॉलिसी का ये होता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी मैं समझता हूँ कि ब्लंडर है, वो ये है कि हिंदुस्तान का ट्रेड बॉयकॉट। ये है कि अगर दूध लेते हैं तो सब्जी नहीं ले सकते, सब्जी लेते हैं तो दूध नहीं बच्चों के लिए ले सकते। ऐसे ही हालात चल रहे हैं ये मुल्क के। आप बताएं कि हम जाएं और जाएं कहाँ? और ये कश्मीर एक ऐसी ओपीएम है जो इस अवाम को दिन रात पिलाई जाती है ताकि वो उठ ना जाए इस नींद से। जो नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री इधर आ जाए, नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए। देखें, कोई भी चीज़ है, आपकी एग्जांपल लेता हूँ, आप इधर से चिकन कहीं से भी मंगवाते हैं, जब आपको आपके हमसाए बिल्कुल साथ वाली दुकान से सस्ता मिलेगा, वहाँ से लेंगे, या आपको कहें कि लाहौर से आपको इस्लामाबाद से चिकन मिल रहा है, वहाँ से लें, कहाँ से लेंगे? देखिए ना कि अगर हमें नजदीक से कोई चीज मिल रही है ना, तो हम उसी के ऊपर बिलीव करेंगे। ठीक है, सस्ती भी और क्वालिटी मिल रही है, क्वालिटी अच्छी मिल रही है। हम ये नहीं कहते कि हम फलां मुल्क से लेंगे, फलां मुल्क से लेंगे। ईरान से ले लें, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी चीज सस्ती है, तेल की बात है, खास करके तेल अगर हमें वहाँ से मिल जाए तो और बेहतर है। अब देखिए, इंडिया से मिल जाए तो हमें बेहतर है। 20 रुपए वहाँ। भाई हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान से प्याज, इंडिया से हमें 20 मिलता, अगर ईरान से हमें 30 भी मिलता, हम लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया से नहीं हम लेने के लिए तैयार। इंडिया से चाहे 20 मिले फिर भी नहीं लेंगे। अफगानिस्तान से मिल रहा हमें वेलकम, हम लेने के लिए तैयार है। ईरान से क्या वजह है? हम इंडिया से नहीं लेना चाह रहे। बस रीजन क्या है? मतलब जहाँ कारोबार तो जहाँ से बेहतर हो, सस्ता हो, हमें कर लेना चाहिए। आप एग्री करते हैं इससे कि नहीं, कि कारोबार जिधर से ऊपर नहीं एग्री करना चाह रहे, इंडिया से नहीं हम करना चाह रहे। तो आपकी मर्जी है, जाहिर बात है, जैसे आपको चाहे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? लेट्स देखिए जी, अपनी अपनी सोच की बात है। जहाँ पे हमारी बचत हो रही है, ठीक है, जहाँ से हमें कुछ फायदा मिल रहा है तो हमें वो करना चाहिए। देखें, अगर इस्लाम की हम बात करते हैं, हम नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो कहते हैं हमसाय का ख्याल करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी अपनी सोच है, वो दुश्मन नहीं है कोई, ठीक है। अपने माइंड में बैठाया हुआ है। जिस कारोबार में दोस्ती दुश्मनी आती भी नहीं, कारोबार में आती भी नहीं है। एक हाथ से 2 पैसे देने और लेनी है चीज, ये इसमें तो कोई मसला नहीं है। एग्री करता हूँ इनकी बात से। लास्ट में आपको बताता चलूँ, आप कह रहे हैं हम इंडिया से प्याज नहीं लेंगे। अभी भी पाकिस्तान में प्याज इंडिया से आ रहा है, बहुत सी चीजें इंडिया से आ रही हैं जो कि आपको नहीं पता। वो आ रही हैं, पहले दुबई जाती हैं, दुबई से दोबारा पाकिस्तान आती हैं, डबल पैसे दे के हम ले लेते हैं, लेकिन ये आम पब्लिक को नहीं बताया जा रहा। सबसे बड़ा नुकसान इस पॉलिसी का ये होता है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी मैं समझता हूँ कि ब्लंडर है, वो ये है कि हिंदुस्तान का ट्रेड बॉयकॉट। क्योंकि मैंने भी मुजम्मिल असलम साहब, जो कि पीटीआई के इकोनॉमिक मैनेजर रह चुके हैं, आगे भी होंगे, उनसे सवाल किया कि हिंदुस्तान से ट्रेड करने के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने कहा हो ही नहीं सकती, जब तक कश्मीर का मसला है, ये तो बहुत ज्यादती होगी पाकिस्तान के नजरिए के साथ अगर हम ये करेंगे। तो ये विजन है उन लोगों का जिनके हाथ में हम मुल्क सौंपने की तैयारी करके बैठे हुए हैं, कि एक बॉर्डर के ऊपर आपकी अफगानिस्तान से लाखों डॉलर रोज का स्मगल हो रहा है, गंदम स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान का वाघा बॉर्डर बंद पड़ा है, वहां से कोई ट्रेड नहीं हो सकती, चाहे लोग भूखे मरते रहे यहाँ पे। तो इस फॉरेन पॉलिसी की जो आइडियोलॉजिकल टॉक्सिसिटी है, उसकी वजह से हम एक बॉयकॉट करके बैठे हुए हैं हिंदुस्तान का, जिसका उनको कोई नुकसान नहीं है, आपको है। लद्दाख में चीन और हिंदुस्तान की जंग चल रही है, उसके बावजूद ट्रेड होती है। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर मैं समझता हूँ यही है। इंडिया में अगर 10 मुसलमान मारे जाएं और सूडान में 3 लाख मुसलमान मारे जाएं, तो इंडिया को ज्यादा कवरेज मिलती है, ज्यादा उसका जिक्र होता है पाकिस्तान में, कि सूडान में 2003 में जो दारफोर में क्राइसिस शुरू हुआ, तो 2011 तक 3 लाख लोग कम से कम मारे जा चुके थे। ये यूएन के फिगर्स हैं।
और उसको जेनोसाइड कहा गया, लेकिन पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं उसका। और फिर चीन में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं 2018 में, आज भी वो स्टेटमेंट मौजूद है अल जजीरा पे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा कि इस्लाम इज अ मेंटल एलमेंट, इज अ मेंटल डिजीज। तो उसके खिलाफ तो हमारे यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने एहतजाज नहीं किया। तो मतलब वहां पे जहां पे आपको सूट करता है, गोया हमने इस्लाम को भी अपनी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन के मातहत कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सूट करती है, पिक एंड चूज कर रहे हैं उसमें भी हम। बिल्कुल, ये चेरी पिकिंग है, 101% मैं आपसे एग्री करता हूँ। और इवन आप यमन और सीरिया की बात कर लीजिए, सऊदी अरब ने जो वहां पर किया, कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान में किसी ने आवाज उठाई हो इसके ऊपर? या मिडल ईस्ट के अंदर जो सऊदी अरेबिया ने जेनोसाइड किए हैं, कभी बात नहीं करेंगे। वीगर मुस्लिम्स पे बात नहीं करेंगे। एलिजिडली वहां पर 1 मिलियन लोगों का कैंप बना रखा है चीन ने, जिसमें मुसलमानों को बंद करके री एजुकेट किया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जितने वज़राए आज़म रहे हैं वो यही कहते हैं कि चीन से हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और समुद्र से गहरी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ इंटरेस्ट तय करते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है पैलेस्तीन की और कश्मीर की, तो सिर्फ वहां पर इनका इस्लाम जागता है, इसके अलावा नहीं जागता। उसकी वजह यह है कि वो फॉरेन पॉलिसी एडवेंचर है आपके। आप चाहते ये हैं कि एक तो इसराइल को डिमिनिश करना है, जिस तरह से ईरान का जो है एक डिलूजनल थिंकिंग है, इसी तरह आपकी है। भाई सऊदी अरेबिया ने उनसे ताल्लुकात कायम कर रखे हैं, उनका वजीर आजम सऊदी अरेबिया में लैंड कर चुका है, टर्की उनसे ट्रेड भी करता है, ताल्लुकात भी कायम करता है। आप उनसे भी बड़े मुसलमान बने हुए हैं, जो वहां पर हिजाज के प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं, वो ताल्लुकात रख रहे हैं, आप नहीं रख रहे। तो ये साउथ एशिया का जो मुस्लिम मेंटालिटी है ना, ये और ही किस्म की इंटरप्रिटेशन है। ये सलाफिज्म की उस पीक के ऊपर गए हुए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान साहब अपने मुंह से कह चुके हैं कि हमने यहाँ पर मदारिस में पेट्रो डॉलर इसलिए दिए कि हमने सोवियत रशिया के एथीस्ट थ्रेट से लड़ना था, तो हमने फार राइट बना दी एक। हमारा तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी गोल था, अचीव हो गया, हम चले गए। तो उनको अकल आ गई है, उनको समझ आ गई है, वो अपने आप को तब्दील कर रहे हैं, लेकिन हम अब भी 80s की उसी माइंडसेट में फंसे हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं कि अगर हमें एक हो जाते हैं आज, इंडियन पब्लिक, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिशियन, ये होने नहीं देंगे। अगर एक हो जाते हैं तो हमारे जो 85% जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, वही हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर लगाएं तो हमारा मुल्क यूरोप, अमेरिका और लंदन से कहीं गुना ज्यादा बेहतर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल होगा, नो डाउट। अगर ये एशियन से अच्छे हो जाए, इकट्ठे हो जाए, इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, तो सर देखें पहले भी 1947 से पहले भी तो हम इकट्ठे थे ना। ये जब ये क्राउड्स आए हैं, लोग आए हैं, चेंजेस आए हैं, तो फिर उसके बाद ही ये बॉर्डर्स बने हैं ना। पहले तो आना जाने एक ही था, इंडिया पाकिस्तान एक ही था, हमारे पैदा होने की पहले की बात है। लेकिन ये उसी तरह का सिस्टम हो जाए, वो लोग आ जाएं, तो जाहिर सी बात हम लोग कहीं से कहीं निकल जाएंगे। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ड्राइव है कि वो मुस्लिम वर्ल्ड के करीब होना चाह रहे हैं। अगर आपको याद हो, रिपब्लिक डे पे इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया था। फिर अभी ये जो टर्की में ज़ल्ज़ला आया है, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है वो एड भेज रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि वो जो नरेंद्र मोदी साहब का ये जो पर्सपेक्टिव है कि मुस्लिम वर्ल्ड को किस तरह विन बैक करना है और उसको कश्मीर के मसले से किस तरह हटाना है, और पाकिस्तान क्योंकि अपने फाइनेंशियल मामलात में जो है मसरूफ़ है, तो उससे कैसे दूर करना, और पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक का एक इम्पोर्टेंस, और जो हम कहते थे जी हम इस्लामिक ब्लॉक का हिस्सा हैं, उसको किस तरह कम करना है, उस पर वो काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना एंगल, ये पहले ही पाकिस्तान को ले डूबा है और मजीद ले डूबेगा। उसकी वजह यह है कि अगेन आप जो है ना इस महाज पे भी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं। अगर दूसरे महाजों पे चलो कुछ भी कंपैरिजन बनता है, जो माजी में मैं हमेशा उसके खिलाफ बात करता रहा हूँ कि भाई ना कंपेयर करो, लेकिन अब काम करते भी हैं तो बनता है। मसलन लड़ाई की बात करते हैं तो चलें, उनके पास 10 लाख फौज हो गई, आपके पास 5 लाख हो गए, लेकिन फौज तो है ना। या उनके पास 200 टैंक हो गए, आपके पास 100 हो गए, लेकिन टैंक तो है ना। तो वो फिर आप लड़ाई की बात करते हैं तो उसमें भी एक डिस्पैरिटी क्लियर होने के बावजूद फिर भी कोई बात बनती है। लेकिन एक जलजला का शिकार मुल्क, उसमें अगर आप ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हेल्प जो है उसको फिर इस एंगल से देखें कि वो जी हमें पॉलिटिकली को डैमेज करने के लिए या अपने माइलेज गेन करने के लिए या तुर्की की लीडरशिप को विन करने के लिए या मसला कश्मीर पर उनकी जो एक स्टैंड था उसको किसी तरीके से मॉडिफाई करने के लिए ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसका मतलब फिर ये है
कि इंडिया ने पूरी इस ग्लोब पे कभी किसी मुल्क की इस ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमायत नहीं की है जिनके साथ उसके इस तरह के मसले नहीं जुड़े हुए थे।